हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एएलपी 2024 में जो पेपर हुआ था 25 नवंबर का थर्ड शिफ्ट, उसका सॉल्यूशन। अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ में आपको प्रॉब्लम होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करके जरूर जाएं एग्जाम से पहले, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और चूंकि ये रेलवे ने पिछले साल पूछे हैं तो इस साल भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे डाटा बदल कर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि तीन संख्याएं 5, 6 और 8 के अनुपात में है, उनका योग 3800 है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है। आपसे क्या बोला है कि तीनों का योग कितना है, 3800 है। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 5 11 8 19। इस 19 का वैल्यू कितना दिया है, 3800 दिया गया है। कितना दिया गया है, 3800। तो अगर आप एक का वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे कि ये कितने बार में चला जाएगा, ये 19 दूनी 38 यानी कि 200 बार में कट जाएगा। तो एक का वैल्यू इतना आया। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा है, आपको पूछा है 8 का सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 8 का वैल्यू अगर आप निकालते हैं, ठीक है। एक का वैल्यू कितना आया, तो 8 का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 8 200 गुना 8 यानी कि 1600 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 3 भाग 7% साधारण ब्याज पर और अपनी आय का 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पर तथा शेष आय का 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल ब्याज 561 था तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी है। तो आपसे इसकी प्रारंभिक आय पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूं आपको कि आप इसको थोड़ा सा ऐसा डाटा मान लें जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़े और आपको दिक्कत ना हो सॉल्यूशन करने में। तो मैं बोलता हूँ कि आप कुछ ना इसका और इसका एलसीएम ले लें। तो इसका एलसीएम 12 होगा ताकि ये इससे से कट जाए। तो मैं मान लेता हूँ माना उसकी आय, माना आय जो है ना, आय इनकम जो है उसका 12 का मल्टीपल यानी 1200 में ले लेता हूँ ताकि परसेंटेज से कटाने में दिक्कत ना हो। अब जैसे वो आएगा 1/3, 1200 का 1/3 निकालेंगे आप तो 400 आएगा। और ये कितने पे लगा रहा है, ये 7% पे लगा रहा है। और फिर बात करते हैं उस अपनी आय का 1/4 हिस्सा, तो 1/4 अगर 1200 का करेंगे तो 3 आएगा। और ये कितने पे लगा रहा है, 8% पे। और बोला शेष का, तो 4 और 3 700 रुपए हो चुका है। तो 1200 में से 700 घटाएंगे आप तो 500 होगा, ठीक है। 500 का ये कितने परसेंट पे लगा रहा है, 10% पर। और ये यहाँ से ब्याज कितना आ जाता है इसका, P इंटू आर इंटी बटा 100। ये मैंने किया, यानी कि यहाँ से वन को बार बार नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता वन होगा यहाँ भी वन होगा, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे नीचे 2 जीरो आएगा। तो सच्चों का 28 आपका यहाँ से पहले से आएगा, ये 28 होगा प्लस 24 प्लस 50। डेसिमल नीचे जैसे परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देगा तो ये आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। 50। और इसका वैल्यू कितना है, 561। यानी कि ब्याज अगर हमारा 12, अगर अमाउंट 1200 रुपए होता तो हमारा ब्याज इतना होता, कितना होता, 8 4 12 5 2 7 2 9 102। लेकिन ब्याज हमारा है कितना, 102 का वैल्यू अगर 561 है तो 1200 का वैल्यू कितना होगा। क्योंकि हमने आय हमें निकालना था तो 561 बट्टा 102 गुना 1200। दो से हम लोग इसको काटते हैं तो 51 बार में चला जाएगा और ये 600 बार में चला जाएगा, चला जाएगा। तो इसका आंसर 6600 रुपया करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं किया मैंने, P इंटू आर इंटू 100 बटा 100 जो करते हैं, T क्योंकि एक साल ही है तो इसलिए मैंने बार बार एक लिखना अवॉइड किया, यानी कि उससे अननेसेसरी कैलकुलेशन देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, ठीक है। बोला गया कि नीचे दिए गए व्यंजक को पूर्ण वर्ग के रूप में व्यक्त कीजिए। जब भी आपको इस तरीके का, आपको कुछ नहीं, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको जानते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस, मैं मेन क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों बता रहा हूँ मैं इसको। कितने फॉर्मूले होंगे फिर, चाहे वो a माइनस बी प्लस सी हो, a प्लस बी माइनस सी हो, ये a माइनस बी माइनस सी हो, सारा फॉर्मूला इसी से बन रहा होता है। क्योंकि आप जैसे a की जगह पे रखेंगे तो a का इसमें स्क्वायर में तो किसी में चेंज नहीं होगा, चाहे माइनस हो या प्लस हो, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में ही रहेगा, ये सी स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि a और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, यानी कि माइनस 2ab, 2 अपने आप पहले से रहता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फिर माइनस 2bc पे b माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2ac। मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगले बार भी आपको ये क्वेश्चन दिखे तो आप फॉर्मूले को लेकर टेंशन में ना आए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला तो प्लस में ही होगा, लेकिन अब जैसे देखेंगे प्लस ए बी में से दोनों प्लस में तो प्लस में ही रह जाएगा, बी सी में एक माइनस में तो माइनस 2bc और फिर माइनस 2ac। उसी तरीके से इसको अगर हम लोग करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब ये दोनों माइनस में है तो माइनस 2ab, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही हो जाएगा 2bc, और फिर ये एक प्लस एक माइनस तो माइनस 2ca। तरीके का फॉर्मूला, एक फॉर्मूले से मैंने ये तीनों फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, यानी कि आपको याद सिर्फ ये रखना है, बाकी ये सारा चीज उसी से रिलेटेड है। क्या होता है कि माइनस एक में है तो जहां जहां वहां माइनस हो जाएगा, अगर दो साइन एक साथ आ जाएगा तो जहां जहां दोनों एक साथ आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। आप देखेंगे तो आप किसी एक चीज पे फोकस कर सकते हैं, ए स्क्वायर तो सब में आएगा, 9 सारा ये वाला तो सब टर्म प्लस में ही होता है, आपको पता है कि स्क्वायर वाला टर्म प्लस में होता है, लेकिन माइनस 2ab कब आएगा। आप देखेंगे क्या इससे माइनस 2ab आ सकता है, माइनस 6ab आ सकता है, तो हाँ इससे आ सकता है। क्या इससे आ सकता है, तो कहेंगे नहीं ये प्लस में आएगा। इससे आ सकता है, तो हाँ इससे भी आ सकता है और इससे भी आ सकता है। फिर माइनस 6bc, तो इसको देखेंगे तो 5 दूनी 6, 6 दूनी 12 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होने के साथ साथ एक 2 एक्स्ट्रा भी होता है, इस कारण से यहाँ पर 12 होता तब ये होता, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। फिर अगर इसकी बात करें हम किस पे फोकस कर रहे हैं, माइनस 6bc, bc ये दोनों क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस ही रह जाएगा, तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर, ये 6bc इसमें आ सकता है, क्या इसमें आ सकता है, तो इसमें आंसर नहीं आ सकता, ये माइनस 6bc, ये प्लस 6bc इसमें से ही सिर्फ आएगा, तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, आपको सिर्फ बी और सी के आगे का जो साइन है उससे देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका इसको बना रहा होगा। इसको अगर ये वाला दो में सेम होता तो हम इसको चेक कर लेते, अगर ये वाला भी हम चेक करना चाहें तो देखेंगे कि ये वाला एक ए या सी दोनों कोई एक माइनस में होना चाहिए, तो सी वाला माइनस दिख रहा है तो 2ac यहाँ से आ जाएगा, ac माइनस माइनस प्लस और 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 2 वर्ष पर्जन में 5 बच्चे की आयु का योग 40 वर्ष है, तो सभी बच्चे की आयु कितनी है। जब भी आपको योग दिया हो टोटल बच्चे का और बोला जाए सीक्वेंस में है, तो आप उसका औसत निकाल लेंगे, क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। आप जैसे औसत निकालते हैं, औसत तो योग कितना दिया हुआ है 40 और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, बच्चे कितने हैं, तो 5 बच्चे, तो आप बता देंगे इसका एवरेज 8 आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात और समझनी है कि जब भी एवरेज निकल जाता है और नंबर सीक्वेंस में हो, एपी में हो, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, समांतर श्रेणी में हो, इसका मतलब वो नंबर बीच में कहीं होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला जो 8 है ये बीच में रहा हुआ इसके और इसके बीच में, क्योंकि 2 का गैप है, बोला गया कि 2 वर्ष के अंतराल पे, इससे 6 होगा और ये इससे छोटा 4 साल होगा, ये 10 साल का होगा और ये 12 साल का होगा। मैं ये बच्चा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बच्चा मान लिया। अब आपसे पूछा है बड़े बच्चे की आयु, तो आप बता देंगे कि 12 वर्ष बड़े बच्चे की आयु होगा। छोटे का पूछता उससे बता सकते थे आप, सेकंड छोटा बताना होता तो 6 आंसर होता, ठीक है। आसान क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इन सब क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड होकर जाए एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन फिर से सक्सेसिव का है।
अगर आपने अभी तक शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन देखा होगा, तो इसका सॉल्यूशन आप आंसर कमेंट में करके बताएँ कि हाँ, आपने कर लिया। ये क्या होता है कि अगर डिस्काउंट 2 बार लगातार दिया हो, तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव चेंज अगर निकालना होता है, तो हम लोग बोलते हैं a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। यहाँ ध्यान देने वाली बात बस एक ही है मेरे भाई, कि ये जो है ना ए बी, जब ये छूट करेगा तो ए का वैल्यू हम लोग माइनस में 30 लेंगे और बी का वैल्यू माइनस 35 लेंगे। अब आप इसको कितनी जल्दी करते हैं, तो मुझे पता है कि ये दोनों आपस में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 65 और बीच में प्लस का साइन आता है, तो माइनस 30 इंटू 35 बटा 100। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दिया, ये इससे कट जाएगा, तो माइनस 65 और ये भी माइनस है, तो माइनस प्लस और ये प्लस, तो प्लस हो जाएगा। 35 दिया कितना होता है 105, 10 में 5। अब जैसे आप इसमें से 10 घटाएंगे तो 55 आएगा और 55 में भी 0.5 घटाएंगे तो 54.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आसान क्वेश्चन था और आप वीडियो को रोक कर, आप सिर्फ देखें नहीं, वीडियो को रोक कर पहले खुद से सॉल्व करें, ताकि आपको ये पता हो कि आपने कितना नंबर स्कोर किया। 20 में से आपका स्कोर क्या है, आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप 18 कर पाए, 20 में 20 कर पाए, क्योंकि आपको एग्जाम में मैथ सेक्शन में 100% स्कोर करनी चाहिए, मेरा मानना है। और अगर नहीं कर पा रहे तो हमारे चैनल से जुड़े रहें आप, तो आपका जरूर है कि बिना किसी प्राइवेट कोर्स के भी 100% स्कोर आप कर सकेंगे, क्योंकि मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने चैनल पर करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के साथ-साथ वो सारे स्मार्ट ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट या कैलकुलेशन को आप जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप ये बात मान कर चलें, अगर 20 क्वेश्चन हैं, से 18 क्वेश्चंस ईज़ी रहते हैं। 18 क्वेश्चंस बस ईज़ी रहते हैं, बस 3-4 क्वेश्चंस ही कुछ स्टूडेंट्स को पीछे और कुछ स्टूडेंट को आगे लेके जाने का काम करता है। में 100% सिलेक्शन स्कोर करना पड़ेगा अगर आप रेलवे में सिलेक्शन चाहते हैं तो, ठीक है? बोला अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अरुणा जयश्री से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 की राशि उधार लेता है, जो प्रतिवर्ष संयोजित होता है। 2 वर्ष के बाद अरुणा द्वारा सभी बकाया राशि चुकाने के लिए भुगतान की गई राशि क्या? 2 साल की बात कर रहा है कि कुल राशि कितना वो भुगतान करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 10% हो रेट, तो 2 साल का 2 ईयर का सीआई की अगर हम बात करें, ये 21% होता है। यानी कि 10, 10, 20% और 10 का फिर 10%, 1% इसमें ऐड हो जाता है, तो सीआई। और 3 साल की अगर बात करें, तो ये कितना होता है सीआई, 10 का अगर हो 331% और 4 साल अगर हो, तो आप इसको याद रख लेंगे 4641, 40.1%। इससे कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे आपको बोला 21% क्या कि 2 साल का अमाउंट कितना होगा, तो आपको पता है कि मूलधन 100% होता है और 21% उसके ऊपर ब्याज लग जाएगा, यानी कि 121% वैल्यू उसको मिलेगा। यानी कि 9,000 का 121%, ठीक है? 21% इसका ब्याज होगा और 100% उसका अमाउंट होगा, तो परसेंटेज 0 से 0 चला जाएगा। 9 इक्का 9, 9 बरनमा 78 से 10890। कौन सा आंसर दिख रहा है आपको? आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब बातें आप याद रख सकते हैं। बाकी इसको और कई सारी तरीकों से बनाया जा सकता है, एक ट्री मेथड होता है। लेकिन अगर आप 10% दिया हो तो क्वेश्चंस में पेन तक चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट बोलेंगे 121, 121 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। ठीक है? अगला क्वेश्चन बोलता है, 2 समानांतर सड़कों के बीच 10 मीटर ऊंचा एक टावर है। टावर के शीर्ष से सड़कों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो सड़कें परस्पर लगभग कितनी दूर है? यानी कि बोला गया कि एक टावर है, ठीक है? एक टावर है। मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ। शेप कैसा? ट्रायंगल का शेप। जैसे हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, बोला क्या गया? बोला गया कि एक टावर है, मान के चलता हूँ मैं, ये एक टावर है, ठीक? अब इस टावर के साथ-साथ क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक सड़क है और दूसरा सड़क यहाँ पर है। अब बोला गया कि एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री का, और बीच में क्या है? एक टावर है सड़क के बीच, और इसकी लंबाई की ऊंचाई कितनी दी है? 10 मीटर। 10 मीटर। तो आपसे पूछा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है? दोनों टावर के, दोनों जो सड़क है उसके बीच की दूरी कितनी है?
यही पूछा है, यानी कि लगभग वही वैल्यू पूछा है। तो आप एक बात समझें, मैं आपको एक बात अगले पेज में बताना चाहता हूँ। 3 कंडीशन है, आप अगर याद रखते हैं 3 कंडीशन है, अगर आप याद रखते हैं। एक सॉरी, इसको जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, ठीक है? 1, 2, 3। अगर आपको ट्रायंगल दिखे, हाइट का कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी बन सके। अगर यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा हो और यहाँ 60 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो आपको एक बात याद रखनी है कि 30 के सामने 1 यूनिट बनता है। रेशियो में होता है, इस तीनों का एंगल का रेशियो होता है 1√3 और ये 2। अगर 45-45 बने तो ये 45, ये 45 और ये 90। तो 45 के सामने 1 होगा तो इस 45 के सामने भी 1 रेशियो होगा और यहाँ पर ये √2 हो जाएगा। ये आप क्यों याद रखेंगे? क्योंकि अगर ये आप याद रखते हैं तो आप क्वेश्चंस को चुटकियों में और बहुत कम समय में कर सकते हैं। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाऊँगा। इसी को, उसी एंगल को मैं 60 यहाँ रख लूँ, 30 यहाँ रख लूँ, तब भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 60 के सामने √3 होता है और ये 1 होता है और ये √2 होता है। जब मैं बेसिक बताऊँगा तो ये क्यों होता है, कैसे, लेकिन आप अभी इसको याद कर लें, आपका क्वेश्चंस सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। मैंने बोला कि 30 के सामने क्या होता है, 1 यूनिट होता है, तो इसके सामने 60 के सामने कितना होता है, √3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, 10√3 वैल्यू होगा, 10√3। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने बोला कि 45 के सामने 1, तो इसके सामने भी 1, तो यहाँ से यहाँ तक 10 होगा। तो आपको टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो आपको पूछा है √3 प्लस 10, इसका वैल्यू बताओ। तो यहाँ से आप 10 कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस 1 आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो √3 का ना ही वैल्यू दिया है, आपसे आंसर पूछा है कि आपको √3 का वैल्यू भी याद होना चाहिए, जो होता क्या है 1.73 और प्लस 1 रख सकते हैं आप इसको। तो क्या होगा 10, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 और इससे 2, 273, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। और 2 डिजिट के बाद क्या आएगा, डेसिमल आएगा, तो 27.32 इस तरीके से आपका आएगा। ये 321 होता है, बट मैंने 27.3 ही रखा है, तो इसलिए आपका ये आंसर आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीजें आप नोट कर लेंगे अगर आपको पता नहीं हो तो। अगला क्वेश्चन है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आप कोई भी किताब उठाकर देखें, उसमें इन तरह के क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपको बताया जाता है नंबर सिस्टम में। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा आपको कि 1 से लेकर 50 तक जो प्राइम नंबर है वो टोटल कितना है। ये है आपका 15, कितना है 15। और 50 से लेकर 100 तक पूछे तो कितने प्राइम नंबर हैं, तो ये 10 है। ये आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर, PRIM प्राइम नंबर। और पूछे 1 से लेकर 100 तक, क्योंकि ये 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25 प्राइम नंबर होगा। ये 2-3 बातें आपको याद रखनी चाहिए, इससे आपको एग्जाम में बैठकर निकालना ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बैठकर निकालने लग गए मेरे भाई, तो आपको ये बात मान के चलो कि अगर जरा सा भी मिस्टेक होगा, एक भी प्राइम नंबर छूट जाएगा, तो आपका आंसर गलत आ सकता है, या फिर आप टाइम ज़्यादा लगा देंगे इस क्वेश्चन को करने में। इसलिए ये बातें आपको याद होनी चाहिए। एक बात मैं आपको यहाँ और बताना चाहता हूँ, जब भी कोई नंबर प्राइम नंबर आपको लगे कि प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप उसको चेक कैसे कर सकते हैं। जितनी भी प्राइम नंबर है, जितना भी प्राइम नंबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जितना भी प्राइम, जितना भी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, उसको कैसे लिख सकते हैं, 6n प्लस माइनस 1। यानी कि आप इसमें से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके मन में आया 41 नंबर है या नहीं, तो आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, 42 माइनस 1 करेंगे तो 41, तो हाँ 41 एक प्राइम नंबर है। यानी कि जितने भी प्राइम नंबर है वो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है कि जितने भी नंबर है जिसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं वो एक प्राइम नंबर है। सिर्फ प्राइम नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप चेक करना हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। पी और क्यू के वेतन का योग 2000 है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है
और Q अपने वेतन का 85% खर्च करता है, अब उनकी बचत समान है तो P का वेतन कितना है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, वो अपने आप में 100% यानी कि इसका वेतन भी 100% रहा होगा, जिसमें 95% क्या हो रहा है, ये खर्च कर दे रहा है P, तो वो बचत कितना कर रहा होगा? बचत ये 5% कर रहा होगा। दोनों का बचत समान है और Q अपना कितना बचत कर रहा होगा? अगर 85% खर्च कर दे रहा है, तो 15% इसका बचत रहा होगा। तो यहाँ से आप P के आय का 5%, तो P और Q का आएगा 15/5 यानी कि 3:3/1 आपका मिलेगा। P का आय 3 होगा और Q का आय 1 होगा। P के आय का 5%, Q के 5 P के बचत का 5%, Q के 15% के बराबर है। ये आय का है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे 3 और 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है आपको? 2000 तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 पंचे 20 500 लेकिन आपसे P का वेतन पूछा है, P का वेतन है कितना? तो P का वेतन 3 यूनिट है, ठीक है? तो 3 यूनिट अगर आप निकालेंगे, ये इसका कितना गुना दिख रहा है? 500 तो इसका भी 500 गुना यूनिट होगा तो कितना होगा? 1500 आपका करेक्ट आंसर होगा। 4 पंचा 20, 4 पचतिया 1500। किसी भी तरीके से आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला कि अर्पिता 9 संतरे 8 केले 276 रुपए में खरीदती है। जब एक संतरे का मूल्य में 10% की कमी की जाती है और केले का मूल्य समान रहता है होना चाहिए, तो 5 संतरे और 10 केले का मूल्य 210 रुपए, तो 3 संतरे और 4 केले का वास्तविक मूल्य कितना है? ठीक है? तो संतरा तो 9 संतरे, ठीक है? ऑरेंज भी लिख सकता था मैं। 9 संतरे प्लस 8 केला, इसका मूल्य कितना दिया है? 276। अब क्या बोला कि आपको बोला कि इसमें 10% की कमी कर दी जाती है, यानी कि अब जो उसका प्राइस रहा होगा, क्यों? क्योंकि 90% को आप 9/100% को 0.9 भी लिख सकते हैं, ठीक है? कितना लिख सकते हैं? 0.9 लिख सकते हैं। तो अब कितना रह गया होगा? 0.9 और बोला कितना? 5 संतरे लेकर आ रहा है, तो 5 संतरे 0.9 के हिसाब से संतरे और कितने केले लेके आ रहा है वो? 10 केले, 10 केला, ये कितना है? ये लेके आ रहा है कितना? 210 में। अब इसमें से इसको आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो आप एक बात समझें कि अब यहाँ से हम लोग किसी एक को इक्वल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ लिखिए, 45 हो जाएगा 4.5, 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो यानी कि हम इस इक्वेशन को 9 हो जाएगा नीचे वाला टर्म, और ये 20 और ये 420, तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। मैं कम लिख रहा हूँ ताकि आपका आंसर जल्दी आए, परीक्षा में भी आपको इतना ही लिखना होता है। तो 9 में से 9 खर्च प्लस 9 में से माइनस 9 चला गया, खत्म। 20 में से 8 चला जाएगा तो -12 केला होगा, और ये 12 केला किसके बराबर हो जाएगा? 420 में से 276 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 120 प्लस 24, 144, यहाँ से 144 आपका माइनस में आएगा, ठीक है? तो एक केले का मूल्य अगर आपसे पूछेंगे केला, तो ये 12 से 12 चला जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। बड़े 44 से 12 का स्क्वायर होता है तो ये 12 हो जाएगा। यानी कि हमें पता चल गया एक केले का मूल्य कितना है? 12 रुपए। तो आप इसमें या इसमें किसी में रख के निकाल सकते हैं। मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा? 9 संतरा प्लस 12 96, तो यहाँ से मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है? 9 संतरा और ये 12 96 प्लस 96 इज इक्वल टू 276। तो 9 संतरा इक्वल टू कितना हो जाएगा? जैसे ये इस साइड आएगा तो 0 में से 0 चला जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8, और ये संतरा का जो संतरे होगा, एक संतरे का कीमत क्या होगा? संतरा बोले, एक संतरा का कीमत कितना हो जाएगा? 20 रुपीज। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 5 संतरा, तो 5 संतरा 20 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 20 निकलेगा, ठीक है? 5 संतरा 100 रुपए, कुछ गलती तो नहीं किया मैंने? 6 8 1 12 निकला, 12 8 96, ये साइड जाएगा, तो ये 0, ये 8, ये 1 9, ये 20 रुपए। तो कितना है? तो 3 संतरे का वैल्यू पूछा है आपसे। मैं कुछ बोला इतना वैल्यू तो आएगा नहीं। 20 तिया 60 प्लस, और केला कितना है? 12, तो 12 चौक 48। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 108 रुपया। आपका करेक्ट आंसर ए आंसर आएगा।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अगर कोई भी आपको दिक्कत रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँगे कि हाँ, मैं ये चीज़ दिक्कत हुआ, ये समझ में नहीं आया कुछ, ताकि मैं अगली बार से उस पर ध्यान रखूँगा, ठीक है। बोलता है एक दुकानदार एक पेन ₹10 में बेचकर लागत का 1/11 हिस्सा हानि उठाता है, तो पेन का क्रय मूल्य बताइए। लागत का 1/11 तो ये इसका लागत रहा होगा। जब भी बात की जाए अपनी लागत का 1/11 हिस्सा, तो लागत 11 और ये इसका हानि रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को देख के समझ में आना चाहिए फ्रैक्शन क्या कह रहा है। तो 11 लागत है, 1 हानि है, तो वो बेच कितने में रहा होगा? मान के चलिए आप ₹11 में खरीद के लाते हैं, ₹11 में खरीद कर लाते हैं और ₹1 आपको हानि होता है। तो आप उसको बेच कितने में रहे होंगे? 10 में बेच रहे होंगे। क्योंकि आप ₹11 आपका लागत ही है और आप ₹1 हानि कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसको 10 में ही बेच दे रहे हैं। यानी 10 यूनिट का वैल्यू ₹10 ही दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है? लागत यानी कि क्रय मूल्य 11 यूनिट का वैल्यू भी क्या होगा? ये इसका 1 गुना है, तो इसका भी 1 गुना यानी कि ₹11 ही करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन कहता है कि बंद घनाभाग बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 2.5 मीटर, 2 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर है। इस बॉक्स को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत कितनी होगी? यदि कैनवास का लागत 70 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है? आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, देखेंगे आप कर पाते हैं नहीं कर पाते। आप देखें, मैं अगर देखूं, मैं आपकी जगह एग्जाम में होता तो मैं देखता 70, यानी कि जो भी उसका वो प्रति वर्ग मीटर लिखा हुआ, यानी कि जो भी इसका टोटल सरफेस एरिया आता वो 70 से मल्टीप्लाई होता, यानी कि उसमें 7 होना चाहिए। तो 7 हम देखते हैं, तो 7 दूनी 14, 107 बचेगा, तो 107 14 7 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 7 एकम 7, 5 बचेगा, 37 पर ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है। ये 7 से नहीं होगा, 1400 बच जाएगा 48, तो 48 नहीं हो रहा है। 6 7 63 18, ये भी नहीं। तो मैं अगर आपकी जगह होता, अगर समय एग्जाम में कम होता तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता और आपका सही होता, सही होता। ठीक है? लेकिन अगर इसको सॉल्व करने की बात करें हम लोग, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको समझते हैं। आपको बोला गया है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया, तो आपको घनाभ का यानी कि क्यूबॉइड का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना पड़ेगा। क्योंकि बोला है कि पूरी तरह से ढकना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं टोटल सरफेस एरिया, टीएसए ये क्या होता है? सारे लोग जानते होंगे फॉर्मूला, मैं फिर भी लिख देता हूँ, क्योंकि ऐसे होंगे जिनको दिक्कत हो। बी एच, तो उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये फॉर्मूला होता है। अब जैसे यहाँ रखेंगे हम लोग वैल्यू, तो 2 हो जाएगा। एल कितना दिया है? एल हमारा 2.5 मीटर है, 2.5। बी कितना दिया है? बी हमारा 2 मीटर दिया है। फिर बी 2 है। एच कितना है? 90 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे, 0.9, यानी कि सेंटीमीटर दिया हो, अगर मीटर में बदलना हो आप उसको 100 से डिवाइड कर सकते हैं, प्लस फिर 2.5 और एच कितना है? 0.9। जैसे ही आप इसको करेंगे तो 2 5 0.8 और 25 नमा 225 होता है, 225 का डेसिमल है, तो 2 डिजिट का डेसिमल आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है? अब आप इसको ऐड करेंगे तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए 0 कर लेंगे, तो 5 0 और 5 5 हो जाएगा, 8 2 10, 5 2 7 1 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। ठीक है? क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो यहाँ पर डेसिमल नहीं होगा, यानी कि 18.10 इंटू कितना करना है आपको? 70। मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये कितना आया था? 2 इंटू ये पूरा यही आया था। आप इसको जब करेंगे तो ये 5 8 2 10, 2 1 3 5 8 1 9 9 पॉइंट और 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल, और ये 10 और 9 दूनी 18, 18.10, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 0 का 0 7 18 7 26 से और 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो ये आपका जो मैंने शुरू में बोला था, इतना करने के बजाय आपका आंसर आ जाता।
ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही एक ट्रेन एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती तो ट्रेन की लंबाई क्या है? मान के चलो आप यहाँ पर एक खंभा है, एक ट्रेन है यहाँ पे, ट्रेन यहाँ पर है, इस तरह का एक ट्रेन है जो जा रही है। तो ट्रेन कब खंभे को पार करेगी? जब ये ट्रेन पूरा का पूरा ट्रेन इस जगह से लेके यहाँ तक आ जाए, यानी कि इसका पिछला वाला सर जो है यहाँ पर आ जाए। यानी कि ट्रेन को कवर क्या करना पड़ेगा? ट्रेन को अपनी खुद की लंबाई यहाँ से उठाकर यहाँ लाना पड़ेगा। यानी कि जब भी ट्रेन एक खंभे को पार कर रही होती है, तो इसका मतलब आपको समझना है कि वो अपनी खुद की लंबाई पार करती है। ठीक है? तो अब समझते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है। लोग जैसे मान के ट्रेन की लंबाई मान के चलता हूँ मैं, ट्रेन की लंबाई x है, तो ये क्या वैल्यू आएगा? आपको दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5/18 क्यों कर दिया है? क्योंकि सेकंड 24 सेकंड दिया है, तो 18 चौका 72, 20 गुना 4 480 सेकंड, सॉरी मीटर होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर सेकंड से सेकंड कट गया, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। और यहाँ क्या है? d इक्वल टू एस इंटू टी लगाया है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगाया है, इससे हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, 72 मीटर पर सेकंड में किया और फिर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। बोला एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की 30 की औसत चाल कितनी है? आसान क्वेश्चन है, इसको करते कैसे हैं अगर दिक्कत है तो? औसत चाल जो निकालना होता है हमको और डिस्टेंस दिया हो तो आप बताते हैं कि कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा समय, कुल समय। ठीक है, कुल दूरी है कितना? पहले 80 किलोमीटर यहाँ दिख रहा है और अगले 30 किलोमीटर यानी कि 11, 80 प्लस 30 11, 110 हो जाएगा। और अब बोला कि 80 किलोमीटर की दूरी 20 के स्पीड से ज़्यादा, टाइम अगर आपको निकालना हो तो 80 बटा कितना आएगा? 20 टोटल टाइम, फिर कितना दिया है? 30 बटा 30, ये सब मेंटली करेंगे आप, 20 चौका 80 और 4 30 यहाँ होगा तो 30 से 30 तो 5 होगा। ठीक है, 110 बटा 5, तो आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ऐसे ये कट जाएगा 22 बार में, तो 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साउंड वगैरह प्रॉपर आ रहा है? बोल रहा है कि समीर के पास 6 सेमी व्यास की एक ठोस धातु की गेंद है, वह इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाने के लिए उपयोग करता है। यदि बेलन के आधार का व्यास गेंद के व्यास के समान है तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? समझ में आया क्वेश्चन? रुक खुद से सोल्व करें, देखें आप कर पाते हैं या नहीं। बोला समीर के पास क्या है? 6 सेंटीमीटर का व्यास है, तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका? 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। वह इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाना चाहता है। तो बेलन जैसे बनाएंगे किसी चीज को एक रूप से पिघलाकर दूसरे रूप में, तो उसका आयतन हम लोग क्या करते हैं? समान करते हैं, यानी कि हम लोग उसका वॉल्यूम हल करते हैं। तो गोला का आयतन क्या होगा? 4/3 r³। ये जो गेंद है वो उसका गेंद किस रूप में होगा? गोले के रूप में, और गोला का आयतन क्या? 4/3 πr³। और ये आयतन किसके इक्वल होगा? ये आयतन किसके इक्वल होगा? वो बेलन के इक्वल होगा। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² इंटू एच। ये आपको इक्वल करना है। और बोला क्या? दोनों का व्यास समान है, तो इसका मतलब दोनों का रेडियस भी यानी कि त्रिज्या भी, अगर व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगा। तो 4/3 पाई, अब मैं यहाँ वैल्यू रख दूं या इसी से डायरेक्ट कटा दूं r³ से, तो r बच जाएगा क्योंकि वो सेम है। बट मैं करता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इस साइड भी पाई 3 इंटू एच। जब आपको पता है जब इक्वल में होता है तो हम लोग इससे इसको काट सकते हैं। ये 2 3 से 3, मैं पहले ही बता रहा था कि ये कट जाएगा क्योंकि वो इक्वल है। अब ये क्या है? ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बराबर क्या बच जाएगा हमारा? सिर्फ और सिर्फ 4 बच जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टी के पहले 5 गुंजों का औसत बताइए। तो बी औसत आपसे पूछे और आपको पहला नंबर और आखिरी नंबर पता चल जाए, हम लोग क्या करते हैं? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करते हैं।
तो पहली संख्या अगर हमको निकालना हो तो 3 गुना 1 इसका पहला संख्या होगा, और दूसरी अंतिम संख्या क्या होगा, 5वां नंबर 5 गुना 3 होगा और बट्टा 2 कर देंगे, 15 18 बट्टा 2 यानी कि 9 होगा। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। आप एक चीज गौर करेंगे कि रेलवे अगर पहले शिफ्ट में पूछा तो वो दूसरे शिफ्ट तीसरे शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से करके जाएं। आप 100% स्कोर कर जाएंगे, 95% तो कोई भी कर लेगा अगर सही ढंग से प्रीवियस ईयर पर कमांड हो और उसकी स्पीड और कैलकुलेशन अच्छी हो तो। ठीक है, मैथ में आपको नंबर कटाना नहीं है एक भी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, बोलता है जनवरी फरवरी और मार्च के अप्रैल महीने में एक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन 8,000 है तथा फरवरी मार्च अप्रैल और मई के वेतन कितना है। तो यदि मई के महीने में वेतन 6500 है तो जनवरी के माह का वेतन कितना है। आप जैसे जनवरी दिया है, फरवरी दिया है, मार्च दिया है एंड अप्रैल दिया है, ठीक है, इसका वेतन कितना दिया है 8,000, तो इसका सम कितना होगा। ऐसे मैं चाहूँगा डेविएशन से कर दूंगा, लेकिन आपको समझ थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर कोई बेसिक से करना चाह रहा हो तो। ठीक है, उसके बाद फरवरी प्लस मार्च अप्रैल एंड मई, ये कितना दिया है 8500, और कितना हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 मिनट, कितना है, कितना महीने हैं, तो 1 2 3 4, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे आप तो एक दूसरे से, तो आप देखेंगे फरवरी से फरवरी चला जाएगा, मार्च से चला जाएगा, अप्रैल से अप्रैल चला जाएगा, यानी कि जनवरी और मई जो है इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 8500 में से 8,000 घटाएंगे तो 500 गुना 4 2000 दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। आपको बोला कि अगर मई के महीने का वेतन, मई का महीने का वेतन कितना दिया है 6500, जनवरी माइनस मई 6500 बराबर 2000, तो जनवरी में इस साइड आके ये क्या हो जाएगा 8500, ठीक है। जनवरी में ये 5 का 20 और ये कहाँ से आया, यदि मई महीने में वेतन 6500 है तो 65 इस साइड आएगा, तो 8500 ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है, तो क्या कुछ गलती हुआ है, 8 चौका 3200, 5000, 20,000 होगा ये, सॉरी मिनट, कहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 8,000, उसके ऊपर 2 जीरो, 3200 प्लस 3200 प्लस 2000, ये 8500 है यहाँ पर, पचासी सौ इंटू 4, तो 2000 और मार्च में ये माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा, तो ये इस साइड प्लस में आएगा, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसमें से ये आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4500, और 4500 आपका करेक्ट आंसर है, ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से माइनस में होगा तो ये वाला टर्म माइनस में हो जाएगा जो मैंने अवॉइड कर दिया था, जिसके कारण से आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि तालिका दी गई है और प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या उत्तर दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, शुक्रवार को कुल कितने टिकट नगद और ऑनलाइन दोनों तरीके से बेचे गए। शुक्रवार का है फ्राइडे, टोटल टिकट किसमें पूछा गया, नगद, तो कैश में 725 और ऑनलाइन इतना, तो 7 1200 और 25 25 50 1250, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखना है और टिक करना है, इसमें कलम तक उठाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं एक चतुर्भुज में यदि कोण Q और S मापों का योग 150 है, जबकि कोण P और Q, P और R का माप 4 और 3 के अनुपात में है, तो R कोण का माप कितना है। जब भी आपको एक चतुर्भुज दिया जाता है तो आपको बोला जाता है कि चतुर्भुज मान के चलिए किसी भी टाइप का हो सकता है, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इस तरह का एक चतुर्भुज है, Q R एंड S। बोला क्या कि Q और S के योग, इस दोनों का योग कितना है 150 यूनिट है, 150 डिग्री है। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों 360 में ये दोनों का एंगल घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 150,
तो ये कितना हो जाएगा 0 1 और ये 1, ठीक है, 1 और 2 ये तो आपको पता चल गया कि ये दोनों एंगल का सम कितना होगा। यानी कि मैंने क्या किया, दो एंगल का, ये त्रिभुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, दो का दिया हुआ है 150 तो मैंने घटाया 210 आया। क्योंकि 7 यूनिट का वैल्यू आपको बोला 3 और 4 दोनों का योग कितना होगा 7, 7 यूनिट का वैल्यू 210 है। आर, आर कौन सा है बाद वाला, यानी कि 3 का वैल्यू पूछा है। तो ये कितना गुना है इसका 30 गुना है, तो इसका 30 गुना कितना हो जाएगा 90 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इसका 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 महत्तम समापवर्तक कितना है। यानी कि महत्तम वर्तक आप समझते हैं हाईएस्ट, एक ऐसा फैक्टर जो बड़ा से बड़ा हो और इसका फैक्टर हो। तो बड़ा से बड़ा फैक्टर सबसे पहले सकता है, तो आप बोलेंगे कि नहीं 200 इसको नहीं काट सकेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या 100 इसको काट सकता है? 100 भी नहीं काट सकता। 150 काट सकता है क्या? 150 काट देगा और 50 भी काट देगा। क्योंकि ये हाईएस्ट है, महत्तम है, तो 150 आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आप इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, ईज़ी है। तो अगला, तो क्वेश्चन इतना ही था मेरे दोस्तों। क्वेश्चंस आपका खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और हमारे चैनल पर आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट्स मिलने वाले हैं, जो कि मैं चैप्टर वाइज़ भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, तो आपको दिक्कत का सामना करना ना पड़े। और जितने भी प्रीवियस ईयर आप 2 साल का करके जाते हैं, तो आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि रेलवे में बहुत कठिन क्वेश्चन्स नहीं पूछे जाते हैं, बस क्वेश्चन्स को घुमा-फिरा कर एक ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। कुछ नहीं, मात्र 2 साल के क्वेश्चन्स को भी से रगड़ लेंगे, अच्छे टेक्निक के साथ, जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया बिना पेन उठाए हुए। तो इस तरीके के क्वेश्चन्स को भी अगर आप करना सी इस तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे आप रेगुलर आ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन्स करने चाहिए। हालाँकि अभी एएलपी का है, बाकी एनटीपीसी का, ग्रुप डी का जैसे पेपर कंप्लीट होगा, तो हर एक एग्ज़ाम के वीडियोज़ आपको इसी तरीके से हो जाएँगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।